हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th जो साइंस के MCQs क्वेश्चंस आते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय मिलने वाले हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से आते हैं और ये सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको 30 बहुविकल्पीय प्रश्न देने वाला हूँ। इन 30 प्रश्नों को आप पूरा एंड तक देखिए। यदि ये 30 प्रश्न आप अपने दिमाग में रख लिए तो आपके जो क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं वो आपको इन्हीं में से मिलेंगे। आप इनकी तैयारी करके गए, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ के गए तो आपको इन्हीं से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चंस आपको बोर्ड में दिखेगा। शुरू कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। ध्यान देना, श्वसन ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, ऊष्माशोषी। तो जो श्वसन होता है वो ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होती है। संयोजन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया नहीं होती है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दो टाइप की अपक्रियाएं, टेम्परेचर ताप पर निर्भर करने वाली अपक्रियाएं होती हैं। तो श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी द्विविस्थापन अपक्रिया है। द्विविस्थापन जिनमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, या दो मेटल कोई धातुएं डिस्प्लेस होती हैं तो उनको द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहती हैं। इससे पहला रिएक्शन जो आपको दिख रहा है दिया है H2 + O2। तो ये तो एडिशन रिएक्शन इसके साथ जुड़ गया, H2 बन गया। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा है Mg + O2 गिव्स आउट MgO। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये भी एडिशन रिएक्शन है, संयोजन अपक्रिया है। तीसरा है हमारा, तीसरा आपको दिख रहा होगा, तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है AgNO3 + NaCl गिव्स आउट AgCl + NaNO3। ध्यान देना, इसमें AgNO3 और NaCl की अपक्रिया में NaCl से Ag ने Cl को प्रतिस्थापित कर दिया और AgCl बनाया, और Na ने Ag को प्रतिस्थापित करके NaNO3 बनाया। तो इसमें दो विस्थापन हो रहा है, एक तो Ag Na को विस्थापित कर रहा है और एक सोडियम Ag को विस्थापित कर रहा है। तो ये अपक्रिया हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका तीसरा नंबर होगा, AgNO3 + NaCl गिव्स आउट AgCl + NaNO3। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कह रहा है कि जिंक + कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 + Cu। रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है? तो ये संयोजन अपक्रिया नहीं है, संयोजन में सब जुड़ जाते हैं। द्विविस्थापन भी अपक्रिया नहीं है क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। वियोजन अपक्रिया नहीं है क्योंकि वियोजन अपक्रिया में तो टूटना दिखाई देता है। तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। इसको दिमाग में लगा के जाएंगे, ये हमारी विस्थापन अपक्रिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो जब भी कोई धातु है, धातु की अपक्रिया आप अम्ल से कराते हैं, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, तो ध्यान देना हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जब जिंक से लेपित किया जाता है तो उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। ये ध्यान दे के जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ये 2 नंबर में आता भी है कि गैल्वेनीकरण क्या है। तो गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे को जिंक से संक्षारण से बचाव करने के लिए जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम फिटकरी होता है। तो जो फिटकरी होता है उसका सूत्र आपको पता होगा कि K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज × 24H2O। तो ये जो पोटास एलम होता है ये एक प्रकार का द्विक्लवण होता है, डबल सॉल्ट होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक प्रकार का द्विक्लवण है, डबल सॉल्ट। फिटकरी डबल सॉल्ट होता है। बहते हुए
रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है? खाने का सोडा, नवसादर, धावन सोडा, फिटकरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फिटकरी। जो आप कभी सेविंग वेविंग देखे होंगे, जो सेविंग करते हैं वो फिटकरी रखे रहते हैं, वो बहते हुए खून को जल्दी जमा देता है, मतलब रोक देता है। तो बहते हुए खून को रोकने के लिए किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? फिटकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमारा होता है विरंजक चूर्ण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान देना, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान। अब अम्ल वर्षा मतलब अम्लीय वर्षा 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए, 10 हो जाए। तो ये दो तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो क्षारीय विलयन बना देंगे। 7 से कम हो जाए, तो 7 से कम अम्लीय वर्षा होने के लिए कंडीशन नहीं है, कंडीशन है कि उसका पीएच मान कितना हो जाए? 5.6 से कम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है? पहला मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद रोविडियन है। कुछ इस टाइप में आपका जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो दिया गया है। ये ध्यान देना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है, मतलब जो ऊपर वाले हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। तो पहला तो लिथियम है, लिथियम इसमें ऑप्शन में आया नहीं। दूसरा पोटेशियम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटेशियम। इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो CnH2n+2 ये एल्केन का केमिकल फार्मूला होता है, ये ध्यान दे के जाना। CnH2n होता है एल्कीन का और CN2n-1 ये होता है एल्काइन का। तो इसका राइट आंसर होगा एल्केन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, CO तो कार्बोनिल समूह होता है। तो ये जो राइट आंसर आपका दिख रहा है COOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होता है? ये तो आपको हमने बताया दिया, COOH। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? अब आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा CH4। आप ध्यान से देखें तो CH4 को मीथेन बोलते हैं, तो ये नहीं है एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए कंडीशन है कि रिंग होनी चाहिए और उसके अंदर पाई सिग्मा का संयुग्मन होना चाहिए। C2H4 ये एल्कीन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है बट संयुग्मन नहीं है। यह C6H6 ये बेंजीन होती है। बेंजीन कुछ इस टाइप में आप बनाते होंगे। ये होता है हमारा बेंजीन, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो ये हमारी संयुग्मन में भी है और चक्रीय भी है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? C6H6 बेंजीन, ये एरोमेटिक होती है। नेक्स्ट है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ध्यान देना, जब भी पत्तियों की बात करेगा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में एक विशेष ध्यान देना, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो पहला ऑप्शन दिया है सिरों में, दूसरा रंध्र में, तीसरा मध्य सिरा में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो ऑप्शन है ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मध्य सिरा में भी नहीं पाया जाता है, सिरा में भी नहीं पाया जाता है, तो किस में आदान प्रदान होता है? रंध्र में। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की बात यदि हम करते हैं तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तों में होता है। तो ये देख के जाना ध्यान से कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ते में पाया जाता है। आयरन की कमी से होने वाला एक रोग,
आयरन की कमी से टीबी तो आयरन की कमी से नहीं होता है, तो हमारा पहला आंसर गलत होगा। मधुमेह, ये भी इससे नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है एनीमिया, और चौथा ऑप्शन आपका दिख रहा होगा उच्च रक्तचाप, तो इसका राइट आंसर है एनीमिया। कौन सा आंसर है? एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन। राइट आंसर श्वसन। नेक्स्ट हम बात करें हार्मोन्स स्त्रावित होता है। हार्मोन्स स्त्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथ से, बाह्यस्रावी ग्रंथ से, नालिका ग्रंथ से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथ से। जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथ से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये मुकुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये संक्षिप्त टिप्पणी में भी आता है कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? ईस्ट में। दूसरा है अमीबा में, तीसरा है लेशमानिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट में। ये ध्यान से देख के जाना, मुकुलन किस में होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फूलों द्वारा। आपने देखा होगा झुर्रीदार फूल, जो इसकी जो थ्योरी आई थी, तो इसमें किसके द्वारा होता है लैंगिक जनन? फूलों द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं किण्वन, निषेचन, मधुमेह, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निषेचन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है तरबूज, पपीता, सरसों एवं गुड़हल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उभयलिंगी पुष्प। याद करके जाना, सरसों का फूल एवं गुड़हल का फूल ये उभयलिंगी पुष्प होता है। नर एवं मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका कहलाती है युग्मनज, वर्तिका, पुंतुतु, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा युग्मनज। नर एवं मादा युग्मक के युग्मन द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द वर्जिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द वर्जिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन, ओपोरियन, लैमार्क, कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर होंगे डार्विन। द वर्जिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? डार्विन ने। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका डार्विन। नेक्स्ट है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में आपको पता होगा कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, आरबीसी से चिपक जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कोशिका भच्छी हो जाती है, हीमोलिसिस होता है। तो इसका राइट आंसर होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त बाहर निकलने लगता है। मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो यदि हम बात करें मानव के शरीर में, तो मानव के शरीर में टोटली 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 10 होते हैं इसेंशियल और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब आवश्यक एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल मतलब अनावश्यक एमिनो एसिड। जो हमारे शरीर से मिलते हैं उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल, और जिनको हमको भोजन से लेने की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं इसेंशियल। तो टोटली हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान देख के जाना। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। इसी पे क्वेश्चन और बनाते हैं एग्जाम में कि दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है, दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर यूज करते हैं, दर्पण यूज करते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्न में कौन सा संबंध सही है? इसमें आपको याद करके जाना है f बराबर होता है r/2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सीधा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समतल दर्पण। किसी भी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण कौन सा क्या दर्पण कहलाएगा? समतल दर्पण। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग न्यूनतम। ये ध्यान देना, कभी बच्चे गलती कर जाते हैं। इसने पूछा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो निर्वात में अधिकतम होता है। न्यूनतम इसका किस में होता है? कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के कारण। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, इसको तो दृष्टपटल कहते हैं। जिस भाग पर की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टपटल कहते हैं। नेक्स्ट है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में, तो दूर दृष्टि दोष। जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? अवतल लेंस। स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर से अधिक, अनंत से 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंत से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है बैगनी, हरा, लाल, पीला। तो ध्यान देना, प्रकाश की जब तरंगदैर्घ्य की बात होगी, जब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात होगी तो आपको एक चीज़ दिमाग में लेकर जाना है। आप एक टेबल बना लेके जाएंगे और इसमें लिख के जाएंगे आप विबग्योर। अब इसमें जो रेड है, रेड का लैम्डा अधिक होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल, मतलब रेड। और जब आपसे आवृत्ति पूछा तो उसका सबसे कम होता है रेड का। आवृत्ति किसका ज़्यादा होगा? वायलेट कलर का। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? वायलेट कलर का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? रेड कलर का। तो ये ध्यान से देख के जाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो जलता है, आपने देखा होगा बल्ब के अंदर का जो जलता है उसको तंतु कहते हैं, और वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन एक धातु है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा को यूनिट बोलते हैं। जो हम सब घर में बिजली खपत करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है उसको यूनिट बोलते हैं, जिसको किसमें उसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ध्यान देना, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁶ जूल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रख जाता है तो यह सुई विक्षेपित होगा या विक्षेपित नहीं होगा? धारावाही तार भी विक्षेपित होगा, धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विक्षेपित होगा। यदि विद्युत धारा तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है तो वह सुई विक्षेपित हो जाएगी। विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता।
चालक तार जिसमें धारा बहती है, दिक्सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। दिक्सूचक चुंबकीय छेद से स्वतंत्र रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा बदल जाती है, जो दिशा होती है धारा की वो बदल जाती है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये जो जल विद्युत संयंत्र है ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये ध्यान से देख के जाना। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो जो घरों में विद्युत से दुर्घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट से होती है। तो अब इसका राइट आंसर लगाएंगे शॉर्ट सर्किट। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। तो इसका राइट आंसर होगा माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय के जितने भी प्रेरण से जो नियम से संबंधित है वो माइकल फैराडे ने दिया था। तो ये आप ध्यान से देख के जाइएगा। हमने आपको टोटली 30 क्वेश्चंस आपको हमने करा दिया है। इन्हीं 30 क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइएगा। ये 30 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा। ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे बोर्ड में। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल अपलोड होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी पर, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है धातु तथा धातु से, तो उसको आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। आप जो वीडियो हैं इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे अधिक बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके और वो अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। आप सब पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर या आपको समझाकर आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेहतर ढंग से कराने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।